आप सभी दर्शकों का मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा बिरमा करियर एकेडमी के इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस मंच पे आज आपके साथ में बातचीत करूंगा भारत और इसके राज्य संघ के विषय में, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ विशेष बिंदुओं पर आपके साथ विशद चर्चा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलते हम कि भारतीय परिसंघ और संघ के विषय में बात करने के विषय में कि भारतीय परिसंघ क्या है, संघ है या परिसंघ है, ये क्या मामला है, इस विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 1 की जब अपन बात करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं कि क्या भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का एक परिसंघ बनाया है? यदि ये परिसंघ है राज्यों का, तो ये अमेरिकी परिसंघ से किस प्रकार से अलग है? यहां पे परिसंघ शब्द को मैं परिभाषित करना चाहूंगा। परिसंघ क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन। देखिए, यानी इकाइयों का एक संघ परिसंघ होता है। अमेरिका में जो परिसंघ है वहाँ पे जो परिसंघ बनाया गया था उस समय उससे पहले गृह युद्ध हुआ था। उसके बाद में सभी राज्यों के बीच में और अमेरिका सरकार के बीच में एक करार हुआ। तो पहला पॉइंट ये आता है कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमेरिका राष्ट्र व राज्यों के बीच हुई करार का परिणाम है। अर्थात ये एग्रीमेंट था कंट्री बिटवीन कंट्री एंड यूनिट्स। पॉइंट सेकंड, अमेरिका के परिसंघ का एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो राज्य उस परिसंघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। वो राज्य उससे कभी भी अलग हो सकते हैं। यानी अमेरिकी राज्यों का जो परिसंघ है वो एक विनाशकारी राज्यों का संघ है, वो कभी भी विनाश हो सकता है, अलग हो सकता है। तो क्या हमारा जो भारतीय संविधान है उसने भी भारत को इसी प्रकार की विशेषताओं के आधार पे एक यूनियन बनाया है? क्या हमारे भी संविधान में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो परिसंघ है वो बिल्कुल अलग है। पहली बात, कैसे? हमारे यहाँ न तो कोई गृह युद्ध हुआ, न ही कोई एग्रीमेंट हुआ। भारत भी राज्यों का एक परिसंघ है। हालांकि यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग हुआ है भारत और राज्यों के बीच में जो एक संघ है उसके लिए। भारतीय संविधान में जो परिसंघ है वह न तो किसी करार का परिणाम है और न ही ये राज्य भारतीय संघ से अलग हो सकते। अर्थात भारतीय संविधान एक अविनाशी राज्यों का संघ है। ठीक है। हालांकि इसकी कुछ विशेषताएं परिसंघ से मिलती जुलती हैं। संविधान सभा भारतीय राज्यों की विशेषताओं के आधार पर इसे अर्ध परिसंघात्मक यूनियन बना के गई थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय राज्य या भारतीय संघ एक परिसंघ बन सकता है, परंतु समितियों द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे परिसंघ नहीं बनाया गया। ये एक संघ है, अर्थात एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो भारत एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, न कि परिसंघ है। हालांकि इसे परिसंघ माना जाता है, लेकिन परिसंघ अगर माने तो अमेरिकी परिसंघ जैसा नहीं है। ये तो बात होगी संघ और परिसंघ की। दूसरा, भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में यही है हमारे देश का नाम। न हिंदुस्तान है, न आर्यवर्त है। अब हम बात करते हैं कुछ और। बात यह है कि जब
देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में हमारे देश में जो राज्य थे उन राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। उनका वर्गीकरण था राज्य ए, राज्य ब, राज्य स और राज्य द। इस टाइप से राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। परंतु 1960 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, 9वां संविधान संशोधन हुआ। माफ़ करना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, दोबारा बताता हूँ। 1956 और ये हो गया 7वां संविधान संशोधन। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इनके बाद में ये जो वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण को समाप्त किया गया और सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। तो ये तो बात थी अनुच्छेद 1 की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। भारतीय संघ की जब अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों का बहुत ही महत्व है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि संसद को अधिकार है कि वह कुछ नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। अब ये नए राज्य किस प्रकार के होंगे, ये बात जानने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जब इसकी बात करते हैं तो ये राज्य होंगे अर्जित किए गए राज्य। अर्जित राज्य, अर्जित राज्य से तात्पर्य है या तो बाहर के जो राज्य हैं उनको जीतते हुए राज्य हैं, या जब अपन को कोई दूसरा राज्य हमें सौंपता है कि आपका राज्य है, तो ये हो गए अर्जित किए हुए राज्य। इनको भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है और इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है, साधारण विधेयक से हो जाता है ये। अब हम बात करेंगे पॉइंट 3 की, अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कि यहाँ पर संसद को अधिकार है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कौन से नए राज्यों का? वो राज्य जो भारतीय संघ में हैं, जो इस देश में हैं, उन राज्यों का निर्माण करना, अर्थात नए राज्यों का निर्माण करना। जब संसद नए राज्यों का निर्माण करती है तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। बात करें प्रथम, दो राज्यों को मिलाकर नया संविधान, नया राज्य बनाना। दूसरा आता है किसी राज्य को समाप्त कर, मान लीजिए कोई राज्य है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और फिर कोई नया राज्य बना दिया। पॉइंट 3, यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट, कोई संघ शासित प्रदेश है उसका कुछ क्षेत्र लेके नया राज्य बना दिया। तो इस प्रकार से संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। अब प्रश्न ये आता है इसके लिए क्या विधान है। देखिए, जब नया राज्य बनाया जाता है, मान लीजिए किसी राज्य को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाना है। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान से अलग करके एक नया मध्य प्रदेश बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव जाएगा संसद में, उस पर राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वो बिल ही पेश नहीं होगा संसद में। राष्ट्रपति ने सहमति दी, संसद बिल में गया और वहाँ से संसद से दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद वह उस राज्य में भेजा जाता है जो राज्य प्रभावित होने वाला है। मान लीजिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आएगा। अब राज्य की विधानमंडल उसके विषय में बात करेगी, विचार विमर्श करेगी और अपने जो विचार है वो संसद के पास भेजेगी। अब उस राज्य की विधानमंडल की बात को मानना या ना मानना, इसके लिए संसद बाध्य नहीं है।
आपने देखा होगा कि कई नए राज्य बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन राज्यों को जब बनाया गया था तो मूल राज्य के पास इस प्रकार का जब विधान भेजा गया तो वो सहमत होंगे। आंध्रा के पास भेजा गया था तेलंगाना बनाने के लिए, आंध्रा की विधानमंडल तैयार नहीं थी, फिर भी राष्ट्रपति की सहमति मिली और संसद ने नया राज्य बना दिया। जम्मू कश्मीर हालांकि अभी धारा 370 हटने के बाद में अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य बन गए हैं, परंतु पहले वहाँ एक विधान था कि वहाँ उस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, उसके नाम को बदलना, घटाना बढ़ाना, ऐसा कोई भी विधानमंडल जब आता था तो वहाँ के राज्य की विधानमंडल की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता था। परंतु अब यह नियम नहीं रहा, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा इसका। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या भारत अपने देश के किसी राज्य को पड़ोसी देश को सौंप सकती है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी पॉलिटी का, और अक्सर परीक्षाओं में इससे कई प्रश्न आते हैं। यहाँ पे एक केस की भी मैं बात करूँगा कि जो महत्वपूर्ण केस है। ये बात है 1958 के, एक क्षेत्र था बेरूबारी। बेरूबारी रेडक्लिफ जो था सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, उसने गलती से बेरूबारी राज्य को सीमांकन करते हुए भारत में शो कर दिया था, जबकि वो जाना था बांग्लादेश में। बाद में बांग्लादेश ने अपना दावा जताया कि यह हमारा राज्य है। ये इस विषय में नेहरू एवं वहाँ के जो राष्ट्रपति थे नून, उनके बीच में नेहरू नून समझौता हुआ था। तो उसमें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी के मार्फत सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय में राय मांगे। अनुच्छेद, यहाँ पे आपको एक याद रखना है, अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 143, जिसमें राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेता है, अनुच्छेद 143 के तहत। तो अनुच्छेद 143 के तहत राजेंद्र प्रसाद जी ने सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन किया। प्रथम क्वेश्चन था उनका कि किसी भी राज्य को इस प्रकार से सौंपे जाने के लिए, क्या किसी भी राज्य को, या यूँ कहें कि इस प्रकार के करार को पूरा करने के लिए कि क्या कोई संवैधानिक कार्रवाई ज़रूरी है, यानी संवैधानिक कार्रवाई की बात उन्होंने पूछी थी। संवैधानिक कार्रवाई पहला प्रश्न ये था, और दूसरा उनका प्रश्न था कि क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, अर्थात था कि अनुच्छेद 3 में विधान, कि क्या इस संबंध में अनुच्छेद 3 में कोई विधान है जिससे संविधान में संशोधन किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सलाह देते हुए कहा कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के राज्यों को सौंप सकते हैं, और इसी के तहत ये आया था, बेरूबारी वाद आया था, बेरूबारी वाद 1960 का। बेरूबारी वाद बनाम भारत संघ 1960 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, बहुत ही फेमस है, लैंडमार्क डिसीजन है। इसके बाद में एक और मुद्दा आता है कि भारत और दूसरे से देश के बीच में किसी राज्य को करार को पूरा करने के लिए अगर कोई मामला चल रहा है तो क्या उसको एडजस्ट करने के लिए, उस मामले को निपटाने के लिए किसी समिति को सौंपने के लिए वैधानिक कार्रवाई जरूरी है। इस विषय में एक और निर्णय आया था, मगन भाई बनाम भारत संघ। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है 1969 का। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि इसके लिए सिर्फ एक सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने की ज़रूरत है, और कोई भी संवैधानिक शक्ति प्रयोग करने का ज़रूरत नहीं है, न ही कोई संविधान में संशोधन करने की शक्ति। सिर्फ कार्यपालिका शक्ति के द्वारा इस प्रकार के कार्य को वह किसी भी सत्ता को सौंप सकती है, एजेंसी को। वहीं
अनुच्छेद 3 में मैंने आपको बताया था कि जब नए संसद किसी राज्य में परिवर्तन करती है, सीमा उसमें कोई नया राज्य बनाती है, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन करती है, सीमा में परिवर्तन करती है, घटाती बढ़ाती है, तो इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साधारण संशोधन किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 3 में जो भी संसद करती है, नया राज्य बनाना, सीमा घटाना, नाम परिवर्तन करना, इससे एक साधारण बहुमत द्वारा होता है, वो अनुच्छेद 368 में नहीं आता है। तो ये थे टॉपिक भारत और इसके संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। अनुसूचित 2 और 3 में क्या फ़र्क है, एक तो ये प्रश्न बनता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अनुसूचित 2 में बाहर से अर्जित किए गए राज्यों को भारत में शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 3 में भारत में जो राज्य है उसी को उसमें परिवर्तन करके भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। दूसरा है, अनुसूचित 3 में जो राज्य बनाए जाते हैं, नाम परिवर्तन किया जाता है, क्या वो अनुच्छेद 368 में आते हैं? तो बिल्कुल नहीं आते। तीसरा आता है कि बेरूबारीवाद में कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली गई थी? तो ये कुछ काफ़ी प्रश्न हैं इससे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। एक बार फिर से सभी साथियों को जय हिंद।